हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेचर कॉमर्स गुरुजी पर। और हम आ चुके हैं चैप्टर 3 यानी कि बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर बिजनेस में हमारे न्यूमेरिकल भी हैं, फाइनेंशियल लेवरेज वाले वगैरह, वो भी करवाना। बेटा सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो, 100 मार्क्स की तैयारी करवा के भेजेंगे। तो चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, डेफिनेशन समझेंगे पहले कि एवरेज बिजनेस ऑपरेट इन अ सर्टेन सराउंडिंग विच हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट फंक्शन। हमारा बिजनेस जहाँ पर भी स्थापित होता है वहाँ का बाहर का जो वातावरण है उससे हमारे बिजनेस में या तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो और बाहर ये अफवाह फैली हुई है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से हार्मफुल है, ये प्रोडक्ट हार्मफुल है, तो यानी कि आपकी सेल्स क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे। यही अगर ये अफवाह फैली हुई कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो क्या होगी, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। हमारा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे हमारे पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है ना। जैसे कि वो एनवायरनमेंट सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की कि ये इन्वायरमेंट के, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स होते कैसे हैं। सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा बाहरी है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस है, बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में इंक्लूड होता है वो लोग जो हमारे बिजनेस में, जैसे कि इन्वेस्टर हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर हैं, ये तो हर बिजनेस के स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस यानी कि वो सिर्फ उन्हीं के बिजनेस में इम्पैक्ट डालेंगे। जनरल फोर्सेस जो इनडायरेक्टली जो सब पे डाल सकते हैं, सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है, ये हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं। तो ये दो फीचर हुए, एक तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, एक हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं और एक जनरल फोर्सेस होते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि हर चीज़ आपस में इंटरलिंक होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स पीपल विल स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ दैट कंपनी एंड वाइस वर्सा। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, और ज़्यादा होती है तो कम खरीदने लग जाएंगे। ये इंटरलेटेड होता है। डायनेमिक नेचर आपको मालूम ही है कि जैसा मार्केट में चेंज चल रहा है उसी हिसाब से हमें अपने आप चेंज करना पड़ता है, और मार्केट में क्या चल रहा है वो प्रिडिक्ट करना काफ़ी इजी नहीं रहता। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित, हमें नहीं पता कल क्या हो। जो बिजनेस की कंडीशन है, जो फैशन चल रहा है मार्केट में, जो ट्रेंड चल रहा है वो कब चेंज हो जाए, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो कब चेंज हो जाए, तो ये हमारा होता है अनसर्टेनिटी। ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर्स होता है। नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट इन टोटली बिकॉज इट इज़ वेरी अनसर्टेन। देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब आपको मालूम ही नहीं यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेन है और डायनेमिक इन नेचर है। मैनेजमेंट को काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है एक चीज़ के बारे में अगर कोई बेटर डिसीजन लेना है तो। लास्ट है रिलेटिविटी। Business environment differs from country to country and region to region as political, economic, social, technological and legal condition one territory will be different from the another। इसलिए ये रिलेटिव कंसेप्ट होता है, यानी कि रिलेटिव जो हमारे टेक्नोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, वो हर कंट्री में अलग अलग है। किसी कंट्री में कोई चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है तो किसी कंट्री में कोई चीज़ कम सेल हो रही है। तो ये तो हमारे फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला है कि इट अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द अर्ली मूवर एडवांटेज, यानी कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट करते हैं, स्कैनिंग करते हैं मार्केट में, तो हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है या आगे क्या चलने वाला है। तो उससे हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ आने वाली है मार्केट में और हम पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो उस पर काम कर सके। दूसरा है इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसकी मदद से हमारी जो फर्म है उसे मालूम पड़ जाता है कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, कौन कौन सी वार्निंग मिल सकती हैं जिससे वो कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा है इम्पोर्टेंस। थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप एनवायरनमेंट स्कैन करते हो तो हमें मालूम रहता है कि हमें एक्चुअल चीज़ कितनी चाहिए और उसी के हिसाब से हम उतना ही रिसोर्सेज यूज़ करते हैं या परचेज करते हैं या इकट्ठा करते हैं। फोर्थ है इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो भी लगातार चेंजेस आ रहे हैं
और हम एनवायरनमेंट अच्छे से स्कैन कर रहे हैं तो हम उस चेंजेस में अपने बिजनेस को ढाल सकते हैं, यानी कि इट हेल्प्स इन कॉपिंग रैपिड चेंजेस। फिफ्थ पॉइंट है इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि अगर कोई कंपनी प्लान बना रही है या पॉलिसी बना रही है तो बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद से काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकती है। लास्ट है इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, किसी भी कंपनी की फर्म की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी अगर उसने बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से स्कैन कर रखा है तो। अब आते हैं इसके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। 5 डायमेंशंस होते हैं इसके बेसिकली, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी पूछी जाएगी ही जाएगी। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, यानी कि जैसे डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम, करेंसी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जब हमारी रॉ मटेरियल की प्राइस है और लेबर की प्राइस अगर ये बढ़ जाएगी तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इसके जो कंज्यूमर हैं वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गई। दूसरा आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मीन्स क्या होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोगों को क्या पसंद है। जैसे दिवाली आई तो मिठाइयाँ, है ना, नए कपड़े, मार्केट में उसी हिसाब से चेंजेस होता है जैसा कि मार्केट में हमारे ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों को पसंद है। तीसरा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो जो लोग पुरानी तकनीक पर काम कर रहे हैं उनको नई तकनीक में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, पहले आपकी ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, फिर कलर टीवी, फिर एलसीडी, फिर एलईडी। तो ये हमारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, चेंजेस हैं। फोर्थ है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मींस पॉलिटिकल कंडीशन, कोई पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है जिससे हमारी बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, कोई पॉलिसी जिसकी वजह से फॉरेन बिजनेस में इफेक्ट पड़ा। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या अभी बीच में मैगी बैन कर दी थी, तो ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जिससे हमारी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद पाँचवा है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मीन्स जो भी हमारे गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं, एक्ट बनाए हुए हैं, अगर आपको ये काम करना है तो इसका रजिस्ट्रेशन, इतनी लिमिट हो गई तो इतना टैक्स, ये सब हमारे लीगल एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे कि स्मोकिंग इंजीनियर्स टू हेल्थ, ये सब हमारे लीगल एनवायरनमेंट है। तो ये 5 डायमेंशंस हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। अब अगर आपने डेवलपमेंट चैप्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो चैप्टर था वो पढ़ा था, उसमें आपने 1991 में जो हमारी पॉलिसी आई थी एलपीजी, उसी से रिलेटेड है ये। एलपीजी पॉलिसी एडॉप्टेड बाय इंडिया, यानी कि इंडिया ने 1991 में 3 पॉलिसी लॉन्च करी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसी के बारे में दे रखा है कि एलपीजी क्या थी, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही करना, सेल्फ रिलायंट बनाना, इनइक्वालिटी को कम करना, डेवलपमेंट करना। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स कि जितना भी हमारे पर फालतू का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, उसे ख़त्म करना। जैसे इन्होंने अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दिया बिजनेस एक्टिविटी से, काफ़ी सारे लाइसेंस हटा दिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को काफ़ी और आसान बना दिया, फ्रीडम दे दिया नई नई पॉलिसीज़ को फॉर्म करने के लिए। लिबरलाइजेशन मींस कि जितने भी लाइसेंस हैं, कोटा है जो अननेसेसरी हैं, उनको ख़त्म कर देना। उसके बाद आता है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मींस जिसमें हम पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को रोल देते हैं। इसका दूसरा नाम डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मींस जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मींस हम अपने इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड से compete करना चाह रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड पर उतारना चाह रहे हैं। किसी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे डेवलपमेंट के मुताबिक बीट करना चाह रहे हैं, वो हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 पॉलिसी थी 1991 में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इन पॉलिसी का बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सबसे पहला था इंक्रीजिंग कंपटीशन। जाहिर सी बात है, जब हमारा लिबरलाइजेशन आया उसकी वजह से मार्केट में जितना भी कंपटीशन था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए, इसकी वजह से और कंपनीज आई तो आपस में कंपटीशन बढ़ गया। दूसरा पॉइंट था
मोर डिमांडिंग कस्टमर, यानी कि कस्टमर के पास अब और इन्फॉर्मेशन आने लग गई तो कस्टमर की डिमांड भी आने लग गई, यानी कस्टमर के पास जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो कस्टमर के पास चॉइस बहुत सारी आ गई। तीसरा पॉइंट आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब वो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया जिसमें जो हमारी तकनीक थी वो बहुत ही रफ्तार से चेंज हो रही थी, बहुत ही जल्दी मशीन में इम्प्रूव आ रहा था, प्रोडक्ट में आ रहा था, सर्विसेज में आ रहा था, तो काफ़ी टफ चैलेंज हो गया था टेक्नोलॉजी की वजह से। नेसेसिटी फॉर चेंज, मतलब आफ्टर 1991 मार्केट फोर्सेज हैव बिकम टेम्पररी एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव टू बी कंटिन्यूसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशन, यानी कि जो उनमें चेंज आ रहा था वो बहुत ही जल्दी जल्दी नेसेसिटी के हिसाब से आ रहा था। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास लोग थे काम करने वाले उनमें भी डेवलपमेंट होने की नीड थी। मार्केट ओरिएंटेशन, यानी कि हमें मार्केट की स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए, कस्टमर मालूम होने चाहिए थे, डिमांड क्या है, उनकी नीड क्या है। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, आपको मालूम है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा एनकरेज किया गया था, जिस वजह से जो पब्लिक सेक्टर पर बजटरी सपोर्ट मिल रहा था वो ज़्यादा मिल नहीं पाया। अब मैं उस मुद्दे की बात करूंगा। दो मुद्दे हैं हमारे, एक तो आपका डीमोनेटाइजेशन जो है इसमें, उसके बारे में आपसे पूछा गया था पिछले साल भी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये डीमोनेटाइजेशन हुआ क्या था। अब देखो डीमोनेटाइजेशन एक एक्ट था जिसमें हम जो करेंसी की यूनिट थी, जो करेंसी का स्टेटस था वो हमने चेंज करा था। It occur whenever there is a change of national currency, the currency of current is pulled from circular and retire, often to be replaced with new note or coin। इसमें क्या होता है, जो हमारी करेंसी होती है या तो उससे रिटायर कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। समटाइम अ कंपनी जो कंट्री है कंप्लीटली रिप्लेस कर देती है या उसकी जगह न्यू करेंसी आती है। सिंपल वर्ड में कहा जाए डीमोनेटाइजेशन एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जहां पर जो हमारी करेंसी यूनिट है उसे को हम लीगल टेंडर या तो न्यू कर देंगे इसको या ख़त्म कर देंगे। द गवर्नमेंट कैन टेक सच डिसीजन टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ नोट्स और करेंसी। ये तो आपको समझ में आ गया। तो उसके इम्पैक्ट क्या थे, प्रोज क्या थे, कौन क्या थे, वो आपको समझने हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। पहला है टू बूस्ट डिपॉजिट बेस्ड एंड सेविंग द इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना, डिपॉजिट को। टू इम्प्रूव मॉनेटरी ट्रांसमिशन एंड टू रिड्यूस लैंडिंग रेट, जो हमारी लैंडिंग रेट है, लोन की रेट है, उसे कम करना, ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करना, मॉनेटरी एकोमोडेशन बढ़ाना, गवर्नमेंट की फाइनेंस सपोर्ट करना, अच्छा इम्पैक्ट देना बॉन्ड मार्केट में, जीडीपी को इंक्रीज़ करना और भी काफ़ी सारे, इन्फ्लेशन को कम करना है ना, ब्लैक मनी को ख़त्म करना। अब इसके प्रोज क्या थे, प्रोज ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। पहला है अटैक ऑन ब्लैक मनी होल्डर, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी मीन्स जब हम पैसा कमाते हैं तो उसकी एक स्लैब रेट बनी होती है जिसका आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है कि अगर आप उस स्लैब रेट से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको इतना % के हिसाब से टैक्स देंगे। जब आपने उस इनकम को कहीं शो ही नहीं करा, टैक्स ही नहीं दिया, तो वो रूप ब्लैक मनी में ले लेता है। इसको ख़त्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन हुआ। दूसरा पॉइंट सेकेंड है एंड ऑफ फेक करेंसी। मोस्ट ऑफ द फेक करेंसी यूज टू बी इन डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट, यानी कि जो उस समय 500 1000 के नोट थे उसको एंड कर दिया था, वो लीगल टेंडर नहीं माना गया था, है ना। तीसरा एंड ऑफ टेररिस्ट फंडिंग, जो हमारे बाहर के टेररिस्ट जो भी पल रहे हैं उनको फंडिंग दी जाती थी, बड़े बड़े अमाउंट में कैश दिया जाता था, उसको ख़त्म करने के लिए भी हमारा डिमोनेटाइजेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मीन्स डीमोनेटाइजेशन एंड एनकरेज मोर नंबर ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि अब उस टाइम पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने को ज़्यादा इनक्रेज किया गया था। एंड ऑफ ह्यूज डोनेशन, जो बड़ी बड़ी अमाउंट में डोनेशन किया जाता था स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, उसको भी ख़त्म किया गया। टुवार्ड्स कैशलेस इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे आपका नेट बैंकिंग द्वारा, ऑनलाइन द्वारा पेमेंट किया जाता है या पेमेंट को रिसीव किया जाता है ना। अब इसके कॉन्स क्या कहते हैं डिमोनेटाइजेशन के, जो बैंक की रेट थी वो रश हो गई थी, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ा था, बहुत से सारी चीज़ें थी। तो मेरे हिसाब से आपका अब इम्पैक्ट की बात की जाए, डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था हमारे इंडियन इकोनॉमी में,
तो ये पैरेलल इकोनॉमी पे इफेक्ट, यानी कि डिमोनेटाइजेशन जो इंट्रोड्यूस किया था मोदी गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी से फाइट करने के लिए, और पैरेलल इकोनॉमी, द ओनर ऑफ सच मनी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिपॉजिट इन टू द बैंक, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो अपना बैंक में पैसा जमा ही नहीं करवा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया टैक्स देना पड़ता है ना। डीमोनेटाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू कट डाउन द मनी सप्लाई इन द शॉर्ट रन, इन्हें एक्सपेक्ट किया इसमें मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ा, डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ा। तो ऑल ओवर चैप्टर 3 जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, मेरे हिसाब से इतना ही सफिशियंट है। आपके डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, डिमोनेटाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। आप जिन बच्चों ने मुझसे केस स्टडी मांगी थी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, उनको मैंने प्रोवाइड कर दी गई है। जिनको थर्ड चैप्टर की स्टडी चाहिए तो मैं बताना, मैं कल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।